बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेफड़े कि फेफड़े कैसे बनते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, इनकी साख्त क्या है और इनके काम क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता, यानी हवा कैसे जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनसे गुजरती हुई हवा जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, फेफड़े। फेफड़े जो है वो बनते कैसे हैं। तो एल्वियोलाई के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एल्वियोलाई जो हैं वो हवा की थैलियाँ हैं, एयर सैक्स हैं। जब ये एल्वियोलाई मिलते हैं तो वो एक फेफड़ा बना देते हैं, यानी तमाम एल्वियोलाई मिल के एक फेफड़ा बना रहे हैं। फेफड़े कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। तो हमारे सीने में एक खुला मौजूद है जहाँ पे फेफड़े मौजूद हैं। उस खुला को हम थोरैक्स कैविटी भी कहते हैं, यानी क्योंकि वो सीने का खुला है। अब कहते हैं कि सीने की जो दीवार है वहाँ पे पसलियों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े हैं पसलियों के? 12 जोड़े। और वहाँ पे इंटरकास्टल मसल्स भी मौजूद हैं, यानी जो पसलियों के मसल्स हैं उनको हम इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें ये इंटरकास्टल मसल जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डायाफ्राम क्या है। तो फेफड़ों के नीचे एक साख्त मौजूद है, एक मोटी मस्कुलर यानी मसल टाइप जो है वो साख्त मौजूद है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो ये भी इनहेलेशन यानी जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं और एक्सपायरेशन यानी जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें ये अहम किरदार अदा करती है। अब जी फेफड़ों की साख्त के बारे में बताया गया है कि जो बायां फेफड़ा है वो जिसामत में थोड़ा सा छोटा होता है और 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। ये लोब्स बेसिकली जो हैं वो एल्वियोलाई के लोब्स हैं, जबकि जो दायां फेफड़ा है वो थोड़ा बड़ा होगा बाएं फेफड़े की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोब्स मौजूद हैं। अब कहते हैं कि फेफड़े जो हैं वो कैसे ऑर्गन्स हैं। स्पंज लाइक ऑर्गन्स हैं, यानी लचकदार हैं। जितना इसको खींचना चाहें, जितना इसको दबाना चाहें वो दब सकते हैं। अब कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स वगैरह मौजूद हैं। अब कहते हैं कि वही जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की शाखें भी हैं। अब फेफड़ों की ज़ाहिर सी बात है हर ऑर्गन के गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ फेफड़ों के गिर्द भी 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, 2 तहें मौजूद हैं उनकी बाहर वाले हिस्से पे, और उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। ल्यूरल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? तो फेफड़ों की जो बैरूनी मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम ल्यूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अब ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, यानी 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, अंदरूनी और बैरूनी। तो अब अंदरूनी और बैरूनी मेम्ब्रेन के दरमियान एक मादा पाया जाता है जो क्या करता है, यानी एक माया की शेप में है। उसको कहते हैं कि जब फेफड़े आज़ादाना फैल रहे होते हैं और सिकुड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे फिर रगड़ जो है वो उस मादे की वजह से या उस माया की वजह से नहीं पैदा होती। लुब्रिकेशन यानी कि पैदा करता है वो मादा। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी तनफ्फुस का अमल। सांस जो है वो कैसे ली जाती है। गैसों के तबादले से मुतल्लिक जो जिस्मानी हरकत होती हैं उसको तनफ्फुस कहते हैं। अब तनफ्फुस 2 तरह के मराहिल पर मुश्तमिल है। एक है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन भी हम इसको कहते हैं, और दूसरा है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, इनहेल करना, सांस को अंदर लेके जाना। तो कहते हैं कि सांस अंदर जब हम खींचते हैं तो इस अमल को हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। अब इसके पीछे कौन सा मैकेनिज़्म है?
यानी जब हमने सांस अंदर खींचनी होती है तो कौन कौन से प्रोसेसेस हमारी बॉडी में वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब हमने इंस्पायरेशन करनी होती है तो रिब्स के जो मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। आपको पता है कि मसल्स की जो खसूसियात हैं वो बेसिकली यही होती हैं, रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना। तो रिब्स के जब मसल्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं तो रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जब रिब्स ऊपर की तरफ उठते हैं तो जो डायाफ्राम मौजूद है फेफड़ों के नीचे, जो कह लें कि मस्कुलर साख्त डायाफ्राम है, वो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है और नीचे हो जाता है। इसकी वजह से जो सीने का खुला है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और फेफड़ों के ऊपर जो है दबाव है वो कम हो जाता है। यानी जब सीने का खुला जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, रिब्स के मसल्स सिकुड़ जाएंगे, तो फेफड़ों के ऊपर दबाव जो है वो कम होगा। जब फेफड़ों के ऊपर दबाव कम होगा तो फेफड़े जो हैं वो फैल जाएंगे, और जब हवा का दबाव भी फिर ज़ाहिर सी बात है कम होगा, इसीलिए फेफड़े फैल जाएंगे। जब हवा का दबाव हमारे फेफड़ों के अंदर कम होता है तो हवा बाहर ज़्यादा होती है, तो बाहर से अंदर की तरफ हवा जो है वो मूव करती है, यानी अंदर की तरफ आती है। तो ये अमल है इंस्पायरेशन या इन्हेलेशन का। इसके बाद है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। क्या है? तो एक्सपायरेशन या एक्सहेल करने का मतलब है कि हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ये इंस्पायरेशन के ऑपोजिट है, यानी उल्ट काम करता है। सबसे पहले तो जो रिब्स के मसल्स हैं वो जो है वो रिलैक्स करेंगे, यानी फैल जाएंगे। जब रिब्स के मसल जो हैं वो फैल जाते हैं, अपनी जगह पर आ जाते हैं, फैल जाएंगे तो रिब्स जो हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, यानी रिब्स पहले जो सिकुड़ गई थी या ऊपर उठ गई थी वो अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसके बाद डायाफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स करेंगे और वो भी अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी अपनी अपनी जगहों पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। इससे सीने के खुला का जो रकबा होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी थोरैक्स कैविटी जो है वो उसका रकबा, उसकी सतह कम हो जाएगी। जब उसकी सतह कम होगी तो फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ेगा। जब फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ेगा तो फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे। जब फेफड़े सिकुड़ जाएंगे तो हमारे जिस्म के अंदर जो हवा का लेवल है वो ज़्यादा होगा, इसी वजह से फेफड़ों के ऊपर भी दबाव ज़्यादा होगा और फेफड़े जो है वो सिकुड़ जाएंगे। जब फेफड़े जो है वो सिकुड़ जाएंगे तो सिकुड़ने की वजह से हवा जो है वो अंदर से बाहर चली जाती है, यानी हमारे जिस्म से हवा जो है वो बाहर की जानिब चली जाती है। अब कहते हैं कि जो नॉर्मल हालात है ना उसमें इंसान जो है, यानी जब हम नॉर्मल हालत में होते हैं तो हम जो है वो 16 से 20 दफ़ा 1 मिनट के अंदर सांस ले सकते हैं, यानी कि हम एक्सहेल भी कर सकते हैं और इनहेल भी कर सकते हैं 16 से 20 दफ़ा 1 मिनट में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसी के अंदर एक टॉपिक है जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हवाले से, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के हवाले से, कि हमारे जिस्म में कैसे पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो इसको अब हमने जिस्म से बाहर निकाल देना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है। अब वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है यानी वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक्ड है। तो जब हमने कहा कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो रही है, पानी भी पैदा हो रहा है, एनर्जी भी पैदा हो रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाला जाता है तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे दिमाग में वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को सेंस करता है, यानी जो ही हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो हमारे रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको पैगाम चला जाएगा। अब वो रेस्पिरेटरी सेंटर को जब पैगाम जाएगा तो क्या करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर, वो हमारे रिब्स जो मसल्स होते हैं उसको पैगाम भेजेगा। उसको क्या पैगाम भेजेगा रिब्स मसल्स को, कि वो रिलैक्स हो जाएं। जब रिब्स मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो सारा जो हमने पीछे एक्सहेलेशन का प्रोसेस पढ़ा है वो होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है वो हमारे जिस्म से बाहर चली जाती है।
इसके साथ कहते हैं कि जब हम मशक्क़त या कोई और मुश्किल काम करते हैं तो हमारे मसल्स के सेल ज़्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, फिर ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और वही ज़्यादा मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है वही बेसिकली जो है वो सेंस की जा रही है। इसके बाद कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर की जो है वो रिब्स के मसल्स को जो है वो हदायत भेजता है, डायाफ्राम को हदायत भेजता है। ऑब्वियसली जब रिब्स के मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो डायाफ्राम भी दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो कहते हैं कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर निकाल दिया जाता है, यानी एक्सहीलेशन का प्रोसेस जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जो रफ्तार होती है सांस लेने की वो 30 से 40 मरतबा होती है फ़ी मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर हम 30 से 40 दफ़ा सांस ले रहे होते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एक टेबल है 10.1, इसमें है सांस लेने के दौरान अंदर दाखिल होने वाली और बाहर खारिज होने वाली हवा का मुवाजना, यानी जब हम सांस ले रहे हैं तो उस सांस में सिर्फ हम ऑक्सीजन ही तो अपने जिस्म के अंदर नहीं लेके जा रहे, इसके अलावा और भी गैसेस मुख्तलिफ परसेंटेजेस में हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंदर दाखिल होने वाली हवा, यानी जब हम इनहेल करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस कितने कितने परसेंट में आ रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन की मिकदार है 21%, यानी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन बेसिकली अंदर लेके जाते हैं। जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते हैं, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो जब हम अंदर कर रहे हैं दाखिल हवा को तो 21% है, जब बाहर खारिज कर रहे हैं हवा तो उसमें 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है जब हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं तो तब 0.04% है, जब हम हवा को बाहर खारिज कर रहे हैं तो तब 4% है। नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो 79% होती है, जबकि बाहर खारिज होने वाली जब हवा है तो उसमें सीरशुदा होती है, 79% होती है, इसलिए जो है वो हमारी बॉडी पर इसका कोई भी असर नहीं होता। यानी कि जितनी नाइट्रोजन हमारे जिस्म के अंदर आ रही है सेम उसी मिकदार में नाइट्रोजन हमारे जिस्म से बाहर भी चली जाती है। अच्छा जी, पानी के जो बुखारात हैं वो काबिल तगय्युर हैं, यानी वो बदल भी सकते हैं, ठीक है, और सेरशुदा हालत में जो है वो बाहर जो है वो निकल रहे हैं। गर्द के जो ज़रात हैं वो भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे माहौल में पोल्यूशन कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है, तो उसी के मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कह लें कि गर्द के ज़रात जो हैं वो आते रहते हैं। जब बाहर खारिज होती है तो उस टाइम पे कोई भी गर्द का ज़रात नहीं होता, तकरीबन कोई ज़रात जो है वो नहीं होता। टेम्परेचर भी जो है वो बदलता रहता है अंदर दाखिल होने वाली हवा का, और जब हमारे जिस्म से बाहर निकलती है हवा तो ऑब्वियसली हमारे जिस्मानी टेम्परेचर के बराबर होकर निकलती है। ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो बातें डिस्कस करेंगे इसके हवाले से, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट्स में लिख के भेज दें। अल्लाह हाफिज़।